ग्रामीण भारत संवाद में आप सभी का स्वागत है। और ग्रामीण भारत संवाद में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो आदरणीय प्रसन्न चौधरी जी कुछ ही क्षणों में हमारे से जुड़ेंगे, जो कि भाजपा नेता हैं और उनकी धर्मपत्नी है आदरणीय संतोष प्रसन्न चौधरी जी। वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जनपद शामली की। तो कुछ ही क्षणों में वो हमसे जुड़ेंगे। हेलो जी जी चौधरी साहब नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो नेपाल भाई? मैं एकदम अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं चौधरी साहब? बहुत बढ़िया यार। तने तो गांव में भी वारे न्यारे कर दिए। गांव में कौन पूछ रहा था इस नेट में जी आपका बातचीत थोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद नेपाल भाई। जी जी आपका बहुत बहुत आभार। ग्रामीण भारत संवाद में आपका स्वागत है। और ये एक जो मैंने मुहिम चलाई है जिसके अंतर्गत जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और तमाम चाहे ब्लॉक प्रमुख हैं, तमाम जो भी हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, इसके माध्यम से हम जोड़ते हैं और उनसे उनकी जो बातें हैं वो क्षेत्रवासियों के सामने रखते हैं। तो आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं परिचय से स्टार्ट करता हूँ। चौधरी साहब, मैं हूँ नेपाल सिंह राणा, गांव मनट, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और आप हैं प्रसन्न चौधरी जी, वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। और आपकी जो धर्मपत्नी है आदरणीय संतोष प्रसन्न चौधरी जी, हालांकि वो हैं, आप उनके एज ए प्रतिनिधि हैं जी। लाइन पे आ गया सही जी। तो गांव कासमपुर के आप रहने वाले हैं, जनपद शामली के। और आपने जो 2015 में चुनाव लड़ा था, वार्ड 19 से आपने चुनाव लड़ा था, जिला पंचायत सदस्य बन के आए थे। उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष कहीं ना कहीं अभी आप मौजूदा हैं। तो एक बार पुनः आपका ग्रामीण भारत संवाद में स्वागत है। और मेरा आपसे पहला सवाल है आदरणीय अध्यक्ष जी, अपना परिचय है आपको बता दूं, क्योंकि आपका जो ये चैनल है मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो भी हो सही होना चाहिए। आप जिला पंचायत अध्यक्ष बताइए, जिला पंचायत प्रतिनिधि कहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो है वो तो वाईपी है। चुनाव तो भाई सब लोगों ने लड़ा और जिता दिए। अब आप अपना क्वेश्चन पूछें। जी। तो आदरणीय, मैं तो आपको एज ए प्रतिनिधि कहूंगा, तो आपका अभी तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा, शिक्षा और राजनीतिक? जी बताइए आप। भाई ऐसा है, देख नेपाल, हम तो राजनीतिक परिवार से बिल्कुल नहीं, एक साधारण परिवार से थे। हमारे पिताजी प्राइमरी के मास्टर थे और किसान भी थे। और पढ़ाई लिखाई कर ली, बीएससी कर ली, बीएड कर ली। मुजफ्फरनगर से जाट कॉलेज से बीएससी करी, डीवी कॉलेज से बीएड करा। और एक छोटा सा बिजनेस अपना फरीदाबाद में बड़े भाई ने शुरू किया, उनकी मदद कराई। और फिर उस बिजनेस के माध्यम से अपनी छोटा मोटा जो भी हमारा किसान का काम था उसे आगे बढ़ाया हमारे पिताजी ने। और हमने चौधरी ब्रह्म सिंह, आप मुझे अगर मैं गलत ना हूं तो आप जरूर सही कर सकते हैं। चौधरी ब्रह्म सिंह, बिल्कुल ठीक हो आप। मास्टर ब्रह्म सिंह उनका नाम था, स्वर्गीय मास्टर ब्रह्म सिंह जी। वो एक्सपायर हुए लगभग 5 साल के आसपास हो गए जी। तो राजनीतिक हमारा कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं। हमारी फैमिली में से कभी हमारे बाबा ने प्रधानी का चुनाव लड़ा और वो 10-15 साल प्रधान रहे थे। बीच में एक भतीजा था फैमिली का, 8-10 साल वो भी प्रधान रहा, 2 योजना। तो वैसे हमारा कोई राजनीतिक कोई कैरियर ऐसा नहीं था। तो हम तो वही साधारण फैमिली से आए। पिताजी ने जो अपना सिखाया उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी संस्कृति है, अपनी परंपरा है, जो अपनी समाज की होती है उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं जी। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे सवाल है कि जो कोविड-19 के चलते अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ आदरणीय विधायक जी भी थे शामली के, तेजेंद्र निर्वाल जी भी, तो उनसे भी यही सवाल था। तो आप जैसे कि अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, तो आपसे भी मेरा सवाल है, कोविड-19 के चलते जिला स्तर पर आपके द्वारा क्या क्या कदम उठाए? जी देखो भाई नेपाल, ये तो हमारा, मैं तो ये कहूँगा कि दुर्भाग्य है कि हम ऐसे समय में पैदा हुए। एक बहुत बड़ी महामारी हमारे देश में पूरे विश्व में आई और उससे लड़ने की प्रेरणा हमें आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उनसे मिली। और हमसे जो कुछ भी बन सका, जैसे घर में डिस्कस हुआ, हमारे यहाँ तो माँ है, भाई है बड़े, और छोटे भाई भी है, सब बैठ कर डिस्कस करते हैं कि भाई इस महामारी में हमें भी कुछ ना कुछ योगदान करना चाहिए। तो 2 लाख रुपए के आसपास तो एक साल की जो सैलरी थी जिला पंचायत अध्यक्ष की, वो हमने दान में दे दी आपको। उसके बाद फिर जिला पंचायत का जो फंड होता है, फंड 2 टाइप का होता है, एक तो ग्रांट होती है, एक फंड होता है।
फंड वो है जो पूरे जिले से कर वसूलते हैं, जैसे कोई ठेका छूटा है, कहीं कुछ है, कहीं पीठ भर रही है, उसका जो कर आता है वो फंड होता है। उसमें से 25 लाख रुपए प्रधानमंत्री उसमें जो राहत कोष में अपने कोविड राहत कोष में दी है। दूसरे हमारे गांव में, अपने गांव का जो प्रधान है उसने भी कहा कि मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने भी लगभग 32-33 हजार हर गांव के हर घर से करके इकट्ठे वो हमने डीएम को दिलवाए। एक पास का गांव था, उसमें से भी काफी पैसा इकट्ठा हुआ। तो कई चीज ऐसी की जिससे जो है लोग प्रेरित हों, और जो इससे प्रभावित लोग हैं, जैसे जो आइसोलेशन में है या जो गरीब लोग हैं उन्हें खाना नहीं मिल रहा, उनके खाने की व्यवस्था उस पैसे से डीएम करें। जी अच्छा, मेरा जो अगला सवाल है आदरणीय अध्यक्ष जी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र आते हैं जनपद शामली में, तो आपके द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, ये थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए आप। जी देखो, ऐसा है भाई, अभी तो सबसे बड़ी चीज तो ये है जो हमारे मजदूर हैं, जो डेली वेजेस वाले मजदूर थे, वो बेचारे खाली हो गए। उनके खाने की व्यवस्था रही है, ये पूरी हो जाए तो 2-3 बार जिला लेवल पे मंत्री जी भी रहे, हम भी रहे, मीटिंग हुई है डीएम के साथ। तो उनकी सबकी व्यवस्था पूर्ण रूप से हमारे जिले में बहुत सही तरीके से चल रही है। सरकार भी उन लोगों को उनके खाते में, अकाउंट में पैसे डल रहे हैं। मैंने भी गांव में कल भी ऐसा किया था कि अपने घर में वही डिस्कस हुआ। तो हमारे गांव में लगभग 50-55 फैमिली ऐसी थी, 50-55 घर ऐसे थे जो मजदूर लोग हैं, उन्हें 10-10 किलो चावल अपने घर से हमने कल भी दिए हैं। तो इस टाइप की तो ये सुविधा है। दूसरा भाई, इससे बीमारी से बचने का तो देखो एक सबसे बड़ा एक साधन ये था कि हम अपने आप को लॉकडाउन में रखें, जिससे दूसरे लोग भी, क्योंकि दवाई तो इसकी है नहीं, कोई दवाई नहीं है, तो इसकी तो केवल और केवल सावधानी है। अपने आप को लॉकडाउन में रखा और बाहर नहीं निकले, और लोगों को भी यही समझाया। अध्यक्ष जी, मैं संपर्क किया। आप मुझे सुन पा रहे? हाँ, सुन रहा हूँ। लोगों को भी यही फोन पे संपर्क किया और उन्हें फोन पे कहा कि वे सब अपने घरों में रहें, बाहर ना जाएं। यदि कहीं इमरजेंसी में जाना भी पड़ा है तो वो अपना गमछा या कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अभी दोबारा एक बार। तो मेरा सवाल था जी, ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने पर आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए? जी बात आप पूरी कीजिए। सबसे जरूरी कदम, इसकी कोई अभी वैक्सीन तो तैयार नहीं हो पाई, तो सबसे जरूरी था कि हम लॉकडाउन का पालन करें। और भाई, जो भी राजनीतिक आदमी है, चाहे वो कितना भी पॉपुलर है, यदि वो लॉकडाउन का पालन कर रहा है तो लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। तो मैं भी करीब लगभग 1.25 महीना हो गया पूरा लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ। जो भी मिलते हैं, जो भी रिश्तेदार हैं या जो भी मेरे मिलने वाले, उन्हें फोन पे ये कहता हूँ मैं अपने घरों में रहो। दूसरा, सुबह से शाम तक जितना भी टाइम मिला, कम से कम आधा घंटे में हाथ तो साबुन से धो, जिससे कि कोई वायरस यदि आता भी है तो वो आपसे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अपने खेत पे जाते हैं तो ज्यादा भीड़ न जुटाएं। गांव में रहते हैं तो हुक्का है, ताश है, ये न खेलें। सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन करें। और दवाई इसकी कोई मैंने अभी खोजी नहीं गई, और जो सरकार अपने तरीके से क्वारंटाइन कर रही है वो व्यवस्था सरकार की। जी, तो मेरा अध्यक्ष जी आपसे जो अगला सवाल है वो है, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते जनपद स्तर पर अभी तक के जो आपने कार्य कराए हैं और जो भविष्य की रूपरेखा है, क्योंकि आप 2015 से आई थिंक जिला पंचायत अध्यक्ष आपने चुनाव जीता था, तो अभी तक जो आपने मोटे से जो कार्य कराए हैं क्षेत्र में, वो उनकी एक बार आप बता दें। जी, हमारे जो ऐसा है जिला पंचायत ग्रामीण लेवल का एक वो है, एक संस्था है, और फंड बहुत आता है। लगभग 90 करोड़ का फंड हमारे जिले में आना है। उसमें से लगभग 75 करोड़ रुपए अभी 4 साल के अंदर आ चुके हैं। और लगभग पूरे जिले का यदि मैं आंकड़ा आपको बताऊं तो 460 काम के आसपास, छोटे बड़े काम, हमने 460 काम जिले में कराए हैं। उनमें खड़ुंजे हैं और सड़कें भी हैं, छोटी छोटी सड़कें हैं 1-1 किलोमीटर की, कुछ सीसी हैं, छोटी छोटी सीसी भी हैं, और कुछ एक आध कहीं जगह नाली भी बनाई थी। और ये एक ऐसी संस्था है जिला पंचायत की जिसपे जो राजनीतिक वर्चस्व जो पार्टी होती है उनका भी होता है, जैसे मुख्यमंत्री जी का है, जिसकी सरकार होती है उनका वर्चस्व इस पर होता है।
और आए दिन रोज इसमें कई संशोधन लगाए जाते हैं, जिससे जो पहले काम होते थे, जैसे नल जिला पंचायत के अधीन आते थे, अब नहीं आते। जिला पंचायत पहले गांवों में काम करा देती थी, अब नहीं कराती। तो कुछ बाउंडेशन हैं संविधान के अनुसार, वो हमें माननी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी जो पॉसिबल हुआ हमने वो कार्य जनता का कराया। हाँ, ये जरूर है कि भाई लोकप्रियता ज्यादा होने की वजह से, लोगों से जान पहचान ज्यादा होने की वजह से मेरे पास काम बहुत है, कम से कम 1000 काम अब भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। लिस्ट तो मेरे याद नहीं है, तो मैं यदि इससे दुगुना पैसा भी बाहरी जिला पंचायत को मिले तब जाके वे काम पूरे हो पाते। लेकिन क्या करे, तो जितना पैसा होगा उसी में से ही छांट के, उसी में से चुन के पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन हमने कोशिश ये रखी है कि जिले के प्रत्येक गांव में काम करने की कोशिश करी। उसके बावजूद भी कुछ गांव ऐसे बच गए जिनमें हम काम नहीं करा पाए। उम्मीद करेंगे अब 2-3-4 महीने बचे हुए हैं, यदि पॉसिबल हुआ और इस महामारी से जल्दी ही हमने इसको जीत लिया, तो यदि समय मिलेगा तो फिर जनता की सेवा, जो बचा हुआ पैसा वो लगाएंगे। और जो भी लोगों का प्यार मिल रहा है उस अपने कार्य को कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन ये है कि भाई लोकप्रियता होने के नाते या जैसे भी लोगों का प्यार हमारे प्रति ज्यादा है, काम बहुत मिले, बहुत काम आए, सबकी पूर्ति नहीं कर पाए, ये जरूर अपना छोटा सा मैं दुर्भाग्य है कि वे सबका काम हम नहीं कर पाए। लेकिन कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा काम हमने कर दिए, निपटा। जी जी। अच्छा अध्यक्ष जी, एक बात आ रही है सरकार की तरफ से कि इस बार जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है और ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है वो सीधा जनता के द्वारा किया जा रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है कि पहले जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला पंचायत सदस्य चुनते थे और ब्लॉक प्रमुख को बीडीसी चुनते थे, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी देखो, ऐसा है, व्यवस्था सरकार की थी, ये अगली व्यवस्था भी सरकार की होगी। इसमें सबके अपने व्यू होते हैं। जो पहली व्यवस्था थी उसमें कई खामियां हैं उसमें, लेकिन कहीं तो कुछ उसे अच्छे भी मानते होंगे। और यदि ये व्यवस्था हो कि डायरेक्ट चुनाव हो, ये बहुत बढ़िया व्यवस्था होगी। जनता से सीधा चुनाव हो जाए अध्यक्ष का, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इसमें भ्रष्टाचार कम होगा। और दूसरा, दबाव जो पड़ता है अध्यक्ष पे, उस दबाव से अध्यक्ष निकल के बाहर और वो जनता की सेवा सही तरीके से कर पाएगा। नहीं तो कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाए कि वो अपना पूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर पाता, जो उसके मन में इच्छा है वो पूर्ण तरीके से नहीं हो पाती। सदस्यों की माननी पड़ती है, कहीं प्रेशर भी होता है, कि पार्टी का प्रेशर भी होता है, कि सदस्यों का प्रेशर होता है, और तरह के भी कई प्रेशर आ जाते हैं। तो यदि डायरेक्ट चुनाव हो जाए तो वो फ्री होकर और जनता की सेवा कर सकता है। सही जगह पैसा लगना वो सही लगा सकता है। व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी वो तो मैं नहीं कह सकता उसके बारे में, क्योंकि अभी पंचायती राज संस्था बड़ी मजबूत करके चले गए थे माननीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी। जब से ये केंद्र के अधीन है, यदि केंद्र चाहेगी तो इसमें संशोधन करके संविधान में संशोधन होगा तो ये चुनाव डायरेक्ट हो सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। हमारे माननीय योगी जी की और मोदी जी की मानसिकता है कि किसी भी तरीके से जो इसमें बंदरबाट होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, जो कोई भी होता है, कुछ बात ऐसी होती है जो ओपन हो जाती है, कुछ ऐसी होती है वो ओपन नहीं होती, तो उससे बचने का सुझाव तो उनका है और पॉसिबल हुआ तो हो भी सकता है। पर मुझे लगता नहीं अब समय रहा नहीं डायरेक्ट चुनाव होने की, नहीं वो पहले की तरह ही होंगे चुनाव। नहीं, कहीं ना कहीं जैसे कुछ घटनाएं आती है, जैसे खरीद फरोख्त को लेकर के, जैसे ब्लॉक प्रमुख में अक्सर ये विवाद रहता है कि बीडीसी खरीद लिए, और जिला पंचायत अध्यक्ष में विवाद ये उत्पन्न होता है कि जिला पंचायत सदस्य कहीं ना कहीं उनकी खरीद फरोख्त को लेकर के। तो अगर डायरेक्ट चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं ये फायदे में रहेगा, और ये जो भ्रष्टाचार बीच में होता है, जो खरीद फरोख्त, बिल्कुल सही बात है, ये कहीं ना कहीं बीच से हटेगी। जी, लोकतंत्र में ऐसा होता है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, जिसके पास सदस्य ज्यादा होंगे वही अध्यक्ष बन जाएगा। जो बीच में भी आ जाएंगे ज्यादा, उसके पाले में चले जाएंगे, वो बन जाएगा। वो लोकसभा और विधानसभा में भी होता है, कोई पार्टी के उससे तो बंधे हुए नहीं। यहाँ तो हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है इसमें, और यदि इससे छुटकारा मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। जी अच्छा, आप मुझे सही कर सकते हैं, जब आपने 2015 में जिला पंचायत सदस्य, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो दर्शक इसको देख रहे हैं और आगे यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, जो जिला पंचायत सदस्य जो चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं सिंबल से नहीं होता,
उसमें जो है पार्टी का जो है बाहरी समर्थन मिलता है। लेकिन 2015 में जब आपने चुनाव लड़ा तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के सिंबल तो खैर आपका जो चुनाव चिन्ह था वो छतरी था, मुझे याद है आज भी। वार्ड नंबर 19 से आपने चुनाव लड़ा। देखो, जब चुनाव आदमी लड़ता है, जी जी जी, मैं पहले से बीजेपी हूँ, मेरा चुनाव 2014 में हुआ, मैं 2013 से राजनीति में आ गया था और बीजेपी ज्वाइन करी थी, मैंने बीजेपी छोड़ी नहीं। लेकिन जब आदमी चुनाव लड़ता है, जब चुनाव में आता है और जब चुनाव चल पड़ता है तो उसे कई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई समर्थन देता है, कोई लेता है, तो वो बीएसपी वाले बोले भाई हमारा समर्थन लो, हम क्यों मना करें। उनका समर्थन हमने ले लिया, सिंबल तो उनका था नहीं, उनका समर्थन लिया, अच्छा रहा और उनका धन्यवाद भी, उन्हें वोट अच्छी मिली, बढ़िया मिली, लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन दिया। तो कोई हमें आगे कह ले भाई मेरा समर्थन लो, हम क्यों मना करेंगे। तो आए समर्थन दिया, पार्टी का उस टाइम पे कोई सिंबल नहीं था, मेरे खिलाफ पार्टी ने कोई उम्मीदवार भी नहीं उतारा था सब, तो उन्होंने समर्थन, बीएसपी ने समर्थन दिया, मैंने ले लिया। बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, ना लोकदल ने उतारा, जो एक दो थे वो अपने समर्थन से लड़ रहे थे, कोई बात ही नहीं। जी अध्यक्ष जी, पुनः आपका स्वागत है। ये शायद ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से शायद। जी जी जी, की दिक्कत है जी। तो मेरा सवाल था कि जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते आपने अभी तक के क्या कार्य कराए थे जी, उस पे आप कुछ बता रहे थे जी। कार्य मैं तो बताया था आपको, पहले भी मैं बता चुका हूँ, 460 के आसपास कार्य हुए हैं पूरे जिले में। जिसमें कुछ गांवों के काम, हमने पहले गांवों के काम भी कराए थे, लेकिन बाद में फिर गांवों के काम बंद हो गए। तो खेत के खड़ंजे हैं, कुछ छोटी छोटी 1-2 किलोमीटर के गांव से दूसरे गांव को जोड़ने की सड़क है, तो लिंक मार्ग है वो कराए हैं। कुछ नाली 1-2 जो नाली कराई है, जो नाले बने 1-2 नाले भी हैं छोटे मोटे। और जिला पंचायत में फाउंडेशन काफी है, क्योंकि पहले तो ये नल भी मिलते थे, नल की भी टाल होगी, किसी स्कूल में नहीं हम लगा सकते, सार्वजनिक स्थान पर लगा सकते हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी पे नहीं लगा सकते। तो काम तो काफी 460 के आसपास है, काम कराए, 75 करोड़ के आसपास के काम हुए हैं पूरे जिले में जी। तो अध्यक्ष जी, मेरा अगला सवाल है गन्ना किसान को लेकर के। तो आप भी कहीं ना कहीं किसान हैं, किसान के बेटे हैं, तो आपसे भी, और अभी वर्तमान में योगी सरकार है, मोदी सरकार है केंद्र में, तो गन्ना किसानों का जो ये मैंने सवाल जो है, अभी शामली विधायक जी भी थे मेरे साथ, और उससे पहले ग्रामीण भारत संवाद में मेरे साथ राकेश टिकैत जी भी थे, तमाम जो नेता थे उनसे मैंने सवाल किया था कि जो गन्ना किसानों का जो समर्थन मूल्य है वो 3 वर्ष से एक समान है, तो इस पर आपका क्या कहना है जी। देखो नेपाल सिंह, बात ये है, ये भाई लगभग हमारी एज 40 साल, मतलब 50 साल हो गए, हम 50 साल के हो गए। सन 70 में चौधरी साहब मुख्यमंत्री थे, 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, 68 में, 67 में बने, फिर 70 में बने। उस टाइम पे किसानों की क्या स्थिति थी और उसके 50 साल बाद अब क्या स्थिति है, उसमें बहुत गुना फर्क आ गया है। उस टाइम पे किसान मजबूर था, उसे उसकी फसल का उचित मूल्य मिल रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे देश का राजनीति होती चली गई और देश ने विकास भी किया, लेकिन किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य कोई भी सरकार नहीं दे पाई। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, वो किसान की बात करते थे, किसानों की बात सोचते थे, उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज थी, उन्होंने किसानों को कोशिश करी पूरा का पूरा, उनका जितना भी कोशिश हो सके वो उनका मूल्य दिलावें और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर करें। लेकिन उनके बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी में, न तो किसी पार्टी का विशेष तौर से नाम लेना चाहता, ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हुई जो किसानों को फायदा पहुंचा सकती हो। हाँ, अब आप गांव में देख लो, जो मजदूरी पहले क्या थी, आज मजदूरी लगभग उसकी 20 गुनी बढ़ रही है, लेकिन किसान की जो फसल पहले एक बुग्गी 17-18 कुंटल की बुग्गी लगभग 500 की 1000 रुपए की हो जा रही थी, 17-18 कुंटल की। लेकिन उस टाइम पे सैलरी मिला रही थी 150 रुपए, किसी मास्टर को या किसी पुलिस वाले को या किसी को भी 100-150 रुपए, 150 रुपए महीने की। ट्रॉली उससे ज्यादा, बुग्गी उससे ज्यादा हो जा रही थी। अब क्या हो रहा है, अब मान लिया 10,000 की, 15,000 की 18 कुंटल की बुग्गी भी हो रही, 20,000 की हो रही, सैलरी कितनी मिल रही, 1 लाख रुपए मिल रही। तो फर्क तो कितना आ गया, मजदूरी तो बढ़ गई है, तो किसान तो बोधगया में जा रहा है। और 3 साल से कोई पेमेंट नहीं बढ़ा, उसका जवाब भी एक बहुत बढ़िया मेरे पास है। जब 5 साल पहले, 5.5 साल पहले सरकार बनी बीजेपी की और कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे
उस टाइम पे चीनी की क्या स्थिति थी और गन्ने की क्या स्थिति थी। 20 या 22 रुपए किलो चीनी का भाव था और बाहर से इतनी चीनी रास उगर आई हुई थी कि वही पूरा पटना, यहाँ की चीनी तो क्या, कितना बोधगया में किसान चला जाता। बीजेपी की सरकार आई, उसने से संभाला और जो बाहर की जो चीनी आनी थी वो यहाँ बंद हुई, उस पर कर लगाया। 100% है, आयात शुल्क है, तो व्यवस्था तो करी और अब भी सरकार पूरी ऐड दे रही है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि किसान को उसका मूल्य नहीं मिल रहा। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, जितनी भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन मूल्य पूरा नहीं मिला मेरे हिसाब से। सरकार तो अध्यक्ष जी आपकी चल रही है अभी। नहीं, प्रदेश सरकार में कहीं ना कहीं एक व्यवस्था है, वो आहिस्ता आहिस्ता सुधरती है और क्राइस आ जाता है। चीनी पे क्राइस आया है, बहुत बड़ा क्राइस आया है, विश्व के लेवल पे क्राइस आया है। चीनी का भाव बहुत कम है। हमारे यहाँ ऐसे साधन नहीं है कि हम इससे डायरेक्ट जो है अल्कोहल बना सकें। दूसरे देश क्या है, उनके पास ऐसी मशीनरी है, ऐसे बना रहे हैं, मिल है। हाँ, जब चीनी सस्ती होती है तो इथेनॉल बनाना शुरू कर देते हैं, जब इथेनॉल सस्ता है तो चीनी बनानी शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसी नहीं है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि 50 साल में किसानों को किसी ने फायदा नहीं करा। एक आध % के फायदा, वो अलग बात है। जो टेक्नोलॉजी हमने दूसरे क्षेत्रों में यूज करी है, आज हम देखो मोबाइल पे कैसे गांव में बैठ के और वो कर रहे हैं, वीसी हो रही है, आपस में एक दूसरे से बात हो रही है और ये बात पूरे विश्व में जा सकती है। लेकिन आप इसमें मेडिकल क्षेत्र में आप कहाँ जा लिए हो, दूसरी यांत्रिक और भी कई ऐसी चीज है, मोबाइल हो गया, संचार तो पूरा हो ही गया, डाक की लाइन भी होगी, कार वगैरह उनमें भी पूरा विकास हो गया, कार में बैठकर सारी सुविधाएं लो। लेकिन किसान के जो यंत्र हैं या किसान की जो फसलें हैं या किसान के ऊपर इतना सर्च किसी भी सरकार ने नहीं करा, पूरे ध्यान नहीं दिया गया। उसकी कमी है। नहीं तो किसान भी एक उद्योग है, छोटा सा एक उद्योग मान के चलो, चाहे वो छोटे छोटे किसान है, वो छोटे छोटे उद्योग ही हैं। इतनी ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उसकी कमी क्या रही, वो तो राजनीतिक कमी भी हो सकती है और भी कुछ कमी हो सकती है, उसका तो ज्यादा अपने को इतनी नॉलेज नहीं है। जी, कहीं ना कहीं जब विपक्ष में थे भाजपा के कुछ नेता, तो वो ये आरोप लगाते थे, वो ये कहते थे कि 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन अब सत्ता पक्ष में आने के बाद भी 325 का जो दाम है वो 3 साल से लगातार वही चल रहा है। मैं तो कहूँ 600 रुपए मिलना तो 600 रुपए चाह, पर वो मिले कैसे? व्यवस्था है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी। अभी एकदम से भाई जब कोई सत्ता में होगा तभी तो पता चलेगा कैसे कैसे बढ़ाएगा, आराम से बढ़ाएगा। दूसरी चीजों को भी देख के तुलना में बढ़ाना पड़ेगा, कोशिश करेंगे। जी। और भाई सबसे बड़ी बात है, जिसकी पूंछ में ज्यादा दम हो उसका ज्यादा असर हुआ करे। अभी हो जाएगी बात जब आओगे लाइन पर। जी। अच्छा, मैं एक आंकड़ा देख रहा था शामली का, कि शामली में जो है अभी कोरोना जो पॉजिटिव जो केस हैं वो 0 हो चुके हैं। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? जी, देखो, 18 केस पॉजिटिव थे। जी हाँ, 18 केस पॉजिटिव थे। अब आज वैसे 2 केस मिल गए हैं। प्रशासन की बहुत बड़ी मेहनत है और उसमें जो हमारे यहाँ का मेडिकल स्टाफ है, खासकर सीएमओ, उसका भी धन्यवाद है। और मैं अपने कप्तान साहब का भी, यानी कि पुलिस के हर एसओ, थाने का एसओ, चाहे कोई सिपाही है, वो बेचारा 1.5 महीने से घर से बाहर होके, और ऐसी महामारी में जो हाथ छूने से महामारी होती है, ऐसे उसमें संकट में भी वो सड़क पर खड़े होकर ड्यूटी दे रहा है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रशासन है, डीएम, एडीएम, एसडीएम है, तहसीलदार तक है, मजिस्ट्रेट में ड्यूटी लगी हुई है, वे सब लोग लगे हुए हैं, उनका सबका बहुत बड़ा योगदान है। कप्तान साहब, डीएम साहब और सीएमओ साहब, और हमारे यहाँ का मेडिकल स्टाफ, जिसने उन लोगों को आइसोलेटेड करके उनका इलाज भी कराया, उन्हें दवाइयां भी दी, उन्हें खाना भी दिया और उन्होंने रिकवरी कर ली। ये सबके लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद के पात्र हैं ये तीनों डिपार्टमेंट। जी, अच्छा, मोदी सरकार ने 2018 में बजट पेश किया था, आदरणीय अरुण जेटली जी ने, तो उसमें कहा था कि किसानों की आय 2022 में दोगुनी हो जाएगी। तो आपको इसमें कितना सच लगता है कि वाकई में 2022 में जो है किसानों की आय दोगुनी? देखो, मैं भी एक पद पे हूँ, संवैधानिक पद है ये, और सरकार के प्रोग्राम भी आते रहते हैं। आपने देखोगे, किसान की आय बढ़ाने के लिए तीनों तरफ चलना पड़ेगा भाई। जो हमारे पशु हैं, यदि वो भी अच्छे हों और हमारा दूध भी महंगा बिकले और पशु हमारे पास उन्नत किस्म के हों और दूध भी अच्छा से हमें उपलब्ध हो, पैदावारी दूध की अच्छी मिले, तो भी किसान की आय बढ़ेगी।
और खेत से भी बढ़ेगी। उस और सरकार बढ़ रही है, छोटे छोटे प्रोग्राम भी बना रही है। आए दिन हर महीने किसानों की गोष्ठी होती है, और जो जिला स्तर पे हमारा सीवीओ है वो भी गोष्ठी करता है, गांव में जाता है और भाई इसी नस्ल सुधार करो पशुओं की, उससे भी आपकी आय बढ़ेगी। और किसानों को आए दिन हर महीने 2 महीने में एक गोष्ठी जरूर होती है जिससे कि वो आय बढ़ाए। और मैं आपको बताऊं, लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई ये तो आप खुद ही हो गया, गन्ना 40 क्विंटल का बिघा निकल रहा था, ये 80 वर्षों का निकल रहा है, दुगना तो आप ही हो गया, दुगना तो आप ही हो गया। खर्चे भी बढ़ रहे हैं, खैर इन बात में ज्यादा गहरे में नहीं जाते, कोशिश में है। और जो एक काम की यदि टारगेट लगाओगे, कोशिश करेंगे कि भाई हमें दुगनी आय करनी है, इनकी प्रोग्राम तो खराब नहीं था, बढ़िया था, और उस अनुसार काम करने का भी कोशिश करेगी। उसमें कितने सफल हुए वो अलग बात है, पूरे सफल हो पाए या कम हो पाए, आधे हो पाए या तिहाई हो पाए या 75% हो पाए, पर टारगेट तो करा, कोशिश तो करी, कोशिश करके उसमें सफल भी हो रहे हैं कुछ। और इसमें तो कई चीज होगी। किसान यदि टेक्निकल तरीके से चलेगा, अच्छी फसलें, उन्नत बीज बोएगा और उन्नत उस पे काम करने का तरीका होगा, तो वाकई में फसल उसकी बढ़ेगी, उसकी आय बढ़ेगी। घर पे उसके पशु अच्छे होंगे तो भी उसकी आय बढ़ेगी, कोशिश में है जी। अच्छा, 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे अभी, तो इसमें शामली विधानसभा से आपका भी नाम आ रहा था, भाजपा से, कि आपको टिकट हो रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि मतलब आपका जो नाम जो आया था कि 2017 में प्रसन्न चौधरी जी शामली विधानसभा से बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर वो नाम कहीं ना कहीं फिर नेपाल भाई साहब, ये तो जो है जब लाइन में लगते हैं 8-10 लोग थे, मैं भी लाइन में था, कोशिश तो सब करें, मैं भी विधायक बन जाऊं, MP बन जाऊं, लेकिन भाग्य में किसी के है नहीं ताल बैठी, किसी की लग जा, अपना भाई है, अच्छा है, वो भी ठीक काम कर रहा है, उसकी ताल लगी, अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। ये तो समय हो, आगे फिर समय होगा, देखेंगे, फिर कोशिश करेंगे, कोशिश है तो क्या पता किसका समय आ जा, भाग्य की बात होती है, कब किसके भाग्य खुल जा। जी। तो अंत में चलते चलते मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं कि आप अपने जनपद वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे जी, इस ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से? मैं तो अपने जनपद वासियों को, एक तो इस महामारी से बचने के लिए जो सावधानी आप लोगों ने बरती है, इससे भी ज्यादा हार्ड समय आ सकता है, इससे भी ज्यादा आपको सावधान होना पड़ सकता है, और सभी लोग का उसमें सहयोग होगा। 1-2 लोग लापरवाही करें, उसे भी समझावें। तो सबसे पहला तो हमारा काम यही है कि हम इस देश के साथ, इस विश्व के साथ जुड़े और इस महामारी से लड़ें, और इस महामारी को किसी भी तरीके से हम इस पर विजय पालें। सबसे बड़ा तो ये है, और उसमें सब लोगों का सहयोग जरूरी है। दूसरी मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ, और मैं चाहता हूं कि हमारे जिले में किसान उन्नत हो, हमारे जिले में पढ़ाई अच्छी हो, शिक्षा अच्छी हो, और यहाँ मेडिकल की अच्छी व्यवस्था हो, और सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। सबके बच्चे अच्छे पढ़े, अपने बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए, वे परंपरा और संस्कृति के अनुसार उनके एजुकेशन शिक्षा होती रहे, मीडियम भले ही कोई सा हो, लेकिन घर में यदि माहौल अच्छा रहेगा, आपकी परंपराओं का, संस्कृति का माहौल रहेगा, तो बच्चे जरूर सुधरेंगे और अच्छे होंगे। जब हमारे बच्चे अच्छे होंगे तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। और हमारा जिला किसानों का जिला है, किसानों पर ज्यादा डिपेंड है, अपनी इनकी खेती अच्छी हो, हमको फसल का मूल्य अच्छा मिले, और मेडिकल सुविधाएं अच्छी मिले, कुछ और क्या है जी होना चाहिए। जी, बहुत ही बेबाकी से आपने मेरे सवालों के जवाब दिए आदरणीय चौधरी साहब। आप ऐसे ही पूरी जो जनता है शामली की, उनको आगे उनके जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहें, और भविष्य में विधायक बन करके आए, सांसद बन करके आए, ऐसी शुभकामनाएं है मेरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को मेरी नमस्ते, सभी गांव वालों को, सभी जिले वालों को, और सभी जो भी इस इंटरव्यू को देखा है, बहुत बहुत सारी नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय जी, नमस्कार।